आज सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए जैसे ही राघव की नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो आज की तारीख देखकर एक बार उसके मन में जैसे कुछ क्षण से टूट गया। आज 9 जनवरी थी और आज ही उसकी दुनिया पूरे 1 साल के अकेलेपन की बरसी मना रही थी। जूही को उसके जीवन से गुजरे आज पूरा 1 साल हो गया था। जूही उसकी पत्नी, हाँ, आज भी तो ये सामाजिक रिश्ता कायम था। कानून और समाज की नज़र में जूही और राघव आज भी शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही यह रह गया था। जूही को उसकी जिंदगी से गए लंबा अरसा हो गया था। खुद को इस विवाहरूपी बंधन से आज़ाद करने की कोशिश न तो जूही ने की थी और न ही राघव ही इस मैटर को आगे बढ़ा पाया था। दिमाग में उमड़ते इन पुराने दिनों के चक्रवात ने अनायास ही राघव के जिस्म को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। राघव ने अपना लैपटॉप बैग और मोबाइल उठाकर कमरे की मेज पर रखा और फिर अपनी नौकरानी शांति को एक कप कॉफ़ी बनाने की हिदायत देता हुआ अपनी अलमारी की ओर बढ़ चला। वह जानता था कि अब उसका मन उस सुविधायुक्त कमरे में नहीं लगेगा। उसने अलमारी खोलते हुए उस नीले कवर वाले लिफाफे को बाहर निकाला। कवर पर आज भी खूबसूरत लफ्जों में राघव लिखा हुआ था, वही कर्विंग लेटर्स वाली लिखावट जो जूही की खास पहचान है। राघव, इन खाली पन्नों पर आज अपने उन जज्बातों को उकेर कर जा रही हूँ जिन्हें शब्द देने से न जाने क्यों मेरे हाथ कांपते रहते थे। आज जब ये चिट्ठी तुम्हें मिलेगी, मैं तुम्हारी इस दुनियावी आडंबरों से भरे जीवन से बहुत दूर जा चुकी हूँगी, लेकिन चलने से पहले तुमसे चंद बातें कर लेना जरूरी है। जानते हो, कल रात मुझे फिर वही सपना आया। तुम मुझे अपने दफ्तर की किसी पार्टी में ले गए हो। सपने में जाने पहचाने लोग हैं, परस्पर अभिवादन और बातचीत हो रही है कि अचानक सबके चेहरों पर देखते ही देखते एक भयानक हंसी आ जाती है। उन सभी की वह भयानक हंसी किसी राक्षसी अट्टहास में बदल जाती है। धीरे धीरे वे सभी भयानक अंदाज में हंसने और चिल्लाने लगते हैं और तब एक और भयानक बात होती है। उन खतरनाक आवाज़ों और हंसी के भीतर घृणा में लिपटा तुम्हारा डरावना चेहरा नजर आने लगता है। तुम्हारे सिर पर 2 सींग उग जाते हैं, जैसे तुम न होकर कोई भयावह यमदूत हो। मानो बड़े बड़े दांतों वाले असंख्य यमदूत। डर के मारे मेरी आंखें खुल गईं। जनवरी की उस सर्द रात में भी मैं पसीने से तरबतर थी। मैं जब अपने सपने का जिक्र करती तो तुम उसे मेरे दिमाग में पनप रही कुंठा की संज्ञा दे देते। विडंबना यह है कि मेरी तमाम कुंठाओं के जनक तुम ही तो हो। मुड़कर देखने पर लगता है कि मामूली सी ही तो बात थी। मेरे शरीर पर काबिज वह कुछ एक्स्ट्रा वजन ही तो था, लेकिन तुम्हारे उस यमदूत रूप के जड़ में मेरा ये बड़ा हुआ वजन ही तो था। लेकिन क्या ये बात वाकई इतनी मामूली सी थी? तुमने आइसबर्ग देखा है? उसका केवल थोड़ा सा हिस्सा पानी की सतह के ऊपर दिखता है। यदि कोई अनाड़ी देखे तो लगेगा जैसे छोटा सा बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा है, पर आइसबर्ग का असली आकार तो पानी की सतह के नीचे तैर रहा होता है, जिससे टकराकर बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। जो बात ऊपर से मामूली दिखती है उसकी जड़ में कुछ और ही छिपा होता है, बड़ा और भयावह। आंखों में पनप रही उस नमकीन झील को काबू में करते हुए राघव सोचने लगा कि सच वह कितना गुस्सैल हो गया था। बात बात पर चिढ़ना और जूही पर अपना सारा गुस्सा उतारना उसका रोज का रूटीन बन गया था। शुरुआत में ऐसा नहीं था। जूही और उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे काम के भार और सहकर्मियों के साथ व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते वह इतना परेशान हो गया था कि अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वह अब जूही पर उतारने लगा था। राघव खत का बचा हिस्सा पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि जूही के उन सिसकते लफ्जों की मार सहना ही उसकी सजा है, इसीलिए उसने आगे पढ़ना शुरू किया। 8 महीने पहले करवाए ब्लड टेस्ट में ही तो पता चला है कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है। इसमें न चाहते हुए भी वजन का बढ़ना तो लाजिम है न। क्या इसमें मेरा अपना कोई कसूर है? खत में जूही ने आगे लिखा था, भद्दी बदसूरत कहीं की, तुम गुस्से से पागल होकर चीख रहे होते। शायद मैं तुम्हें शुरू से ही भद्दी लगती थी, बदसूरत लगती थी। मेरा मोटापा तो एक बहाना था। शायद यही वजह रही होगी कि तुम्हें मेरी हमेशा हंसने और खिलखिलाने की मामूली सी आदत भी असहनीय लगती थी। जब हम किसी से चिढ़ने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, तब उसकी हर आदत हमें बुरी लगती है। यदि तुम्हें मुझसे प्यार होता तो शायद तुम मेरे मोटापे को नज़रअंदाज कर देते, लेकिन तुम अक्सर किसी न किसी बात पर अपने विषबुझे बाणों से मुझे बेधते रहते। सच्चाई तो यह है कि शादी के बाद से अब तक तुमने अपनी एक भी आदत, सिगरेट पीना, शराब पीना, रात में देर तक कमरे की बत्ती जलाकर काम करते रहना नहीं बदली। केवल मैं ही बदलती रही, तुम्हारी हर पसंद नापसंद के लिए, तुम्हारी हर खुशी के लिए। जो तुम खाना चाहते थे, घर में केवल वही चीजें बनती थीं।
जो तुम्हें अच्छा लगे मुझे वही करना था, जो तुम्हें पसंद हो मुझे वही कहना सुनना था। जैसे मैं नहीं रह गई थी, केवल तुम्हारा विस्तार भर थी। राघव के दिलो दिमाग में जैसे किसी ने ढेरों कांटे चुभो दिए थे, लेकिन वह उस पीड़ा को भोगना चाहता था। वह आज जूही को, उसके वजूद को फिर से महसूस करना चाहता था। अब वह खत का आगे का हिस्सा पढ़ने लगा। खाना मैं बनाती थी, कपड़े लत्ते मैं धोती थी, बर्तन मैं साफ करती थी, झाड़ू पोछा मैं लगाती थी। तुम रोज ऑफिस से आकर आज बहुत थक गया हूँ कहते और टांगे फैलाकर बिस्तर पर लेट अपना पसंदीदा टीवी प्रोग्राम चला लेते। एक गिलास पानी भी तुम खुद उठकर नहीं ले सकते थे। फिर भी थकते सिर्फ तुम थे, शिकायत सिर्फ तुम कर सकते थे, उलाहने सिर्फ तुम दे सकते थे। बुरी सिर्फ मैं थी, कमियां सिर्फ मुझ में थीं। दूध के धुले, अच्छाई के पुतले सिर्फ तुम थे। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं चाहा था। एक पत्नी अपने पति से जो चाहती है, मैं भी केवल उतना भर ही चाहती थी। काश तुम भी मुझे थोड़ा प्यार दे पाते, घर के कामों में मेरा थोड़ा हाथ बटाते, अपनी किसी प्यारी अदा से मेरा मन मोह ले जाते। असल में तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं केवल घर का काम करने वाली मशीन थी, घर की नौकरानी थी जिसे रात में भी तुम्हारी खुशी के लिए बिस्तर पर रौंदा जाता था। बिस्तर और रसोई के गणित से परे भी स्त्री होती है, ये बात तुम्हारी समझ से बाहर थी। लेकिन इस सब के बावजूद, मेरे हाल ही में बढ़ गए वजन से इतनी परेशानियों के बाद भी मेरे चेहरे पर हमेशा खिलती मुस्कान से तुम्हें चिढ़ थी। पर उस बेवजह के तनाव का क्या, उन यातना भरे भारी दिनों का क्या, उन परेशान रातों का क्या जो मैंने तुम्हारे साथ किसी सजायाफ्ता मुजरिम की तरह गुजारी हैं। तुम चाहते थे कि मैं अपनी बिगड़ रही फिगर पर शर्मिंदा रहूं। क्यों? क्या शरीर के भूगोल में जरा सा भी फेरबदल हो जाना कोई अपराध है जो तुम मुझे सजा देने पर तुले रहे? राघव, तुम जानते हो तुम्हारे चेहरे पर भी एक मस्सा उगा हुआ है। मैंने तो कभी इस बात पर इतराज नहीं जताया कि वहां वह मस्सा क्यों है। मैंने तो कभी यह नहीं कहा कि उस मस्से की वजह से तुम बदसूरत लगते हो। असल में तुम्हारे लिए मेरा मोटापा मुझे नीचा दिखाने का बहाना भार था। अब जबकि मेरा थायराइड काबू में है और अब मैं पहले से काफी बेहतर भी दिखने लगी हूं, तो अब तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अब तुम्हें कैसी लगती हूं। जानते हो राघव, घृणा का बरगद जब फैलने लगता है तो उसकी जड़ें संबंधों की मिट्टी में बहुत गहरे तक अपने पांव पसार लेती हैं। पता नहीं मैं इतने साल तुम्हारे साथ कैसे रह गई, अपना मन मारकर, अपना वजूद मिटाकर। पर अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे हाथों पिटना मंजूर नहीं। मेरे वजूद को हर कदम पर इस तरह और जलील होना मंजूर नहीं। तुम एक बीमार मानसिक अवस्था में हो और मुझे अब इस रुग्ण मानसिक अवस्था का हिस्सा और नहीं बनना। हमारे पास जीने के लिए एक ही जीवन होता है और मुझे अब यूं घुट घुट कर और नहीं जीना। आज मैं स्वयं को तुमसे मुक्त करती हूँ। हाँ, एक बात और, मुझे अपने चेहरे पर हमेशा खिलती हुई यह मुस्कान बेहद अच्छी लगती थी और वे सभी लोग अच्छे लगते थे जो मेरे बड़े हुए वजन के बावजूद मुझे चाहते थे, मुझसे प्यार करते थे। प्यार जो तुम मुझे कभी नहीं दे सके। जूही अपने हाथ में सिहरते हुए उस खत को राघव बहुत देर तक यूं ही थामे रहा। इस एक साल ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। पत्नी केवल शोपीस नहीं होती, वह जीवन का अभिन्न अंग होती है। इस एक साल में शालिनी डिसूजा, वह विदेशी कैथी जो इंटर्न बनकर आई थी, आदि ने उस पर डोरे डालने चाहे थे। कुछ रात भर साथ भी रही, पर वह किसी को न मन दे सका न शरीर। बिस्तर पर पहुंचते ही वह ठंडा पड़ जाता। रात को साथ खाना खाते खाते जब किसी का फोन आ जाता तो वे लड़कियां उकता जाती, जबकि जूही ने रात को बिस्तर पर न कोई मांग की न उसके फोनों से शिकायतें की। पिछले एक साल भर से उसने बहुत बार यह सोचा था कि वह जूही को फोन करेगा, उससे अपनी जातियों के लिए माफी मांगेगा, लेकिन अब और इंतजार नहीं। आज वह उसे बताना चाहता है कि उसे अपनी सभी गलतियों का एहसास है और हाँ, एक बात और भी तो बतानी है कि उसे जूही की मुस्कान से प्यार है और जूही के हाइपोथायराइडिज्म से उसे कोई शिकायत नहीं है। वह जैसी भी है उसकी अपनी है, वही उसकी है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।